नमस्कार। मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सामान्य सी समझी जाने वाली बात, यानी कि भ्रष्टाचार की बात, यानी कि स्मारकों और तमाम तरह की योजनाओं के जरिए बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने की बात। इस कड़ी में जो ताजा मामला है वो अखिलेश सरकार के जमाने में जो रिवर फ्रंट बनाया गया था उसको लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन आरोपों पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच करने की बात की थी। योगी सरकार ने अपनी जो पहला कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम, वो गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट पर ही किया था और वहीं उन्होंने घोषणा की थी कि इसकी जांच करेंगे और जांच करके हम दोषियों को, वो कैसे ही किसी स्तर के दोषी क्यों न हो, उनको सजा दिलवाएंगे। उसके बाद एक कमीशन की भी उन्होंने घोषणा की। जो उस कमीशन ने अपनी जो जांच रिपोर्ट दी, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया और सीबीआई जांच इसमें शुरू हो गई थी। इस मामले में 30 नवंबर 2017 को पहली एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी और उसमें कुछ अधिकारियों, कुछ इंजीनियरों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इसके बाद लगभग 4 साल तक सीबीआई भी बैठी रही। जिस स्तर पर भी जांच थी वो कोई बड़ा आउटकम उसका नहीं दिखाई दिया। और अभी 2 जुलाई को सीबीआई ने एक दूसरी एफआईआर दर्ज की है और उस दूसरी एफआईआर में 16 लोग जो हैं वो सरकारी लोग हैं, जिनमें से इंजीनियर्स हैं और कुछ अन्य अधिकारी हैं। उसके अलावा कुल मिलाकर इसमें 189 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस तरह से ये जो मामला है, ये पहली बार ऐसा दिख रहा है कि ये जो 1500 करोड़ की जो रकम थी, जिस रकम का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था, वो उसके खिलाफ अब कहीं किसी स्तर पर जांच होती दिखाई दे रही है। और अब क्योंकि आज सीबीआई ने अलग अलग उत्तर प्रदेश में 40 जगहों पर और राजस्थान और बंगाल में एक एक जगहों पर, यानी कि कुल 42 जगहों पर छापे मारे हैं, जिनमें ग्रेटर नोएडा में जो इस मामले में पहले ही गिरफ्तार चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग के रूप सिंह यादव हैं, उनके घर पर छापा पड़ा है। उसके बाद राकेश भाटी, जो शिवपाल सिंह के करीब माने जाते हैं और शायद कांग्रेस के पदाधिकारी भी किसी स्तर पर हैं, उनके घर पर नोएडा में छापा पड़ा। बीजेपी के एक विधायक जो संत कबीर नगर से विधायक हैं, उनके घर पर गोरखपुर में छापा पड़ा है। और इस तरह से कई लोगों के घर में ये छापे पड़े हैं, छापे जारी हैं। सीबीआई ने इसका बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया। तो इसके बाद ये दिख रहा है कि क्या ये मामला किसी निर्णय तक पहुंचेगा। क्या इस मामले में कुछ लोग जो वाकई में इस मामले के दोषी थे, सरकारी और जनता के धन के दुरुपयोग के दोषी थे, उनको सजा मिलेगी। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि ये घोटाला सिर्फ अखिलेश सरकार में नहीं हुआ। जब अखिलेश सरकार का गठन हुआ था तब उन्होंने मायावती सरकार के स्मारकों के खिलाफ एक बड़ी घोषणा की थी, जांच की घोषणा की थी और यहां तक कहा था कि मंत्री से संतरी तक कोई भी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। और उन्होंने 1 जनवरी 2017 को एफआईआर दर्ज करी थी। उससे पहले वो मामला लोकायुक्त की जांच में था और लोकायुक्त ने 199 लोगों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के जन धन की दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ मामला बनता है, ये अपनी सिफारिश दी थी। उसके बाद उस मामले में भी जांच हुई है। उस मामले में भी अभी, यानी कि इतने वक्त के बाद, योगी सरकार हरकत में आई है और उस मामले में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 2 लोगों की, जो ठेकेदार हैं, जो पत्थर के सप्लायर थे, उनकी तो अभी 2-3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। उसके पहले 4 इंजीनियरों के खिलाफ भी गिरफ्तारी की गई है। तो ये गिरफ्तारियां जिस तरह से हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से ज्यादा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए विपक्षियों को, उनके सहयोगियों को दबाने और कुचलने की कोशिश है। इस मुद्दे पर किस तरह के ये भ्रष्टाचार हैं, किस तरह से सरकारों ने आम जनता के पैसे का, टैक्स से आने वाली रकम का दुरुपयोग करने का एक आसान रास्ता स्मारकों के जरिए और बड़े बड़े निर्माणों के जरिए खोला है, और क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, और क्या राजनीति ही उत्तर प्रदेश में ऐसी है, सारे लोग कहीं न कहीं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, आईएएस के तौर पर एक ईमानदार छवि वाले अधिकारी और भ्रष्टाचार और जो गड़बड़ियां हैं, गलत चीजें हैं, उनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी एसपी सिंह, और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाने वाले पूर्व जज पांडे जी हमारे साथ हैं, जो राज्यपाल के सलाहकार भी रहे और उन्होंने अपने कार्यों से अपनी जो उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो छवि है उसके जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो बातचीत की शुरुआत पांडे जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। ये जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इसको आप क्या मानते हैं? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई जमीनी लड़ाई है, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है और जो चुनाव नजदीक आ रहा है उसके लिए किए जाने वाले जो एक तरह से मैसेज देने वाली जो कार्रवाई है वो कार्रवाई? देखिए गोविंद जी, आपने इसी में चर्चा की कि जो स्मारक घोटाले के जो मामले थे, वो स्मारक घोटाले के मामले तो इस मामले के पहले के हैं, और इस मामले के इसमें जो है करीब करीब जब एफआईआर हुआ था तो उसमें 150 आदमी के करीब लोगों का हुआ, और इत्तेफाक की बात है कि उसमें कुछ एक्यूज की तरफ से मुझे भी हाई कोर्ट में अपीयर होने का मौका मिला। तो उसमें जो जिन लोगों को सीबीआई ने जांच करने के बाद जिन लोगों को एक्यूज पहले बनाया, उसमें जानते हैं कौन कौन लोग थे? वो लोग थे जिनका कि कोई उसे मतलब था ही नहीं, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर इंचार्ज नहीं थे वो कहीं कोई सहायक इंजीनियर, कोई कुछ इंजीनियर, कोई जो इंचार्ज प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट में बैठ के जो कॉन्ट्रैक्ट डील करने वाले थे लोग, और जो प्राइस फिक्स करने वाले थे लोग, जो मेजर प्लेयर थे, उनमें से किसी को भी उन्होंने पहले दौर में या दूसरे दौर में मुलजिम नहीं बनाया। पहले दौर में उनको बुलाया जो अनकंसर्न। और देखिए अभी तक भी मुश्किल से आप ही ने बताया और मैं भी जानता हूं कि 4-5 लोग ही उसमें गिरफ्तार हुए हैं, और उसमें से कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर नहीं है, और ना पॉलिसी मेकर है, और जितने न ठेकेदार है, और ना जितने गवर्नमेंट में बैठ के प्राइस फिक्स किया। उनका कहना है एस्केलेटेड प्राइस 60 रुपया से लेके हमने 1000 या 500-800 रुपया में जो भी रेट उन्होंने प्राइस एस्केलेट करके उनको ठीक है। उसी तरह से ये मामले को भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। इसमें जस्टिस सिंह ने इसमें रिपोर्ट दिया, जांच हुई, उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को उसमें नेताओं को उसमें जिम्मेदार पाया, लेकिन किसी भी नेता और बड़े अफसारी को, जैसे उसमें था, उसमें किसी भी नेता और नसमुद्दीन सिद्दीकी और बड़े बड़े लोग जो मिनिस्टर और अधिकारी, उनमें किसी को अभी कुछ नहीं है। अभी दूर दूर तक वो उस स्मारक घोटाले में उनका अभी सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। इसमें भी बड़े बड़े लोगों का नाम उन्होंने इंडिकेट किया है, लेकिन आप देखिएगा उनका किसी के खिलाफ नहीं कार्रवाई होगी। ये छोटे मोटे लोगों को करके होता क्या है कि सीबीआई भी पॉलिटिकलाइज हो जाती है। वो छोटे मोटे लोगों को पकड़ के बड़े लोगों पर दबाव बना के पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। उनको पकड़ना नहीं है, उनको दबाना है। तो जैसा आपने कहा कि अगर उसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है तो ऐसे लोगों को डरा दो, और डरा के पॉलिटिकल एडवांटेज दे लो, और बाकी हमेशा तलवार लटकाते रहो कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिसकी जहां जरूरत हो उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करो। तो मैं समझता हूँ यही यहाँ हद होगा, मुख्य का मामले का कुछ नहीं होगा। मामले में तो जो पैसा चला गया वो तो रिकवर कर नहीं पाएंगे, जो पैसा लूट लिया लोगों ने उनका कुछ नहीं होगा, और जो मेजर खिलाड़ी थे, जो चंक जो उसका लूटे, जो करोड़ों में जो सैकड़ों करोड़ लूटे, उनका कुछ नहीं होगा, खास करके मिनिस्टर और पॉलिटिशियन का कुछ नहीं होने वाला। जी अब बिल्कुल सही बात है, आपने जिस तरह से कहा कि ये साफ दिखता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने जो राजनेता हैं उनको भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हुए नहीं देखा है, उनके खिलाफ मामले नहीं बनते, और बनते भी हैं तो बहुत कमजोर किस्म से बनते हैं। जैसे जो मायावती का स्मारक घोटाला था उसमें अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे कुछ लोगों से पूछताछ की बात की जा रही है, यानी कि अभी भी किसी लॉजिकल उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया, और सरकारों को एक तरह से जो जांच है उस जांच की शुरुआत में ही क्लीन चिट मिल जाती है। और जैसा इस मामले में भी हुआ है, जो मुख्यमंत्री सीधे इस पूरे मामले को देखते थे, अखिलेश यादव, उनके खिलाफ कहीं कोई सवाल नहीं है। शिवपाल सिंह के पास काफी समय तक ये विभाग रहा, उनके खिलाफ कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन
जिन अधिकारियों और जिन छोटे लोगों के खिलाफ, और ख़ास तौर पर अब इसमें जो 180 के आसपास लोग जो हैं वो ठेकेदार, सप्लायर और इस तरह के लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने से कोई राजनीतिक लाभ हानि सरकार को नहीं होगी। सिर्फ अपना जो वो फायदा करना चाहती है वो हो सकेगा, न जनधन की वापसी हो सकेगी न कुछ और। शरद जी, आप इस तरह के उत्तर प्रदेश में जो ये संस्थागत घोटाले एक तरह से होने लगे हैं, पिछली कुछ सरकारों के कार्यकाल में हम देखें, बड़े बड़े स्मारक बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी इस तरह के निर्माण कार्य करे जाते हैं। अखिलेश यादव का तो एक मामला ये रिवरफ्रंट का था, लेकिन जो साइकिल ट्रैक बने और भी तमाम बहुत सारे इस तरह के मामले थे, बड़े बड़े जो ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। क्या ये कार्यक्रम अब भ्रष्टाचार के लिए एक आसान तरीका बन गए हैं उत्तर प्रदेश में? ये सब बड़ा स्पष्ट है ये बात कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसीलिए इनिशिएट किए जाते हैं कि उनमें बड़े बड़े कट्स होते हैं। जितना बड़ा एलोकेशन होगा पैसे का, उतना ही ज्यादा कमीशन बाजी होगी, और कमीशन ऊपर से नीचे तक चलता है, इसलिए अमाउंट्स बहुत बड़े रखे हैं। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये टैक्टिक्स बहुत जोरों में इस्तेमाल की जाती है, और पिछले 15-20 वर्षों में ये प्रैक्टिस ज्यादा तेजी से, 20 क्या 25 साल में कुछ और ज्यादा हो गई है। मायावती के टाइम में इनफैक्ट ये ज्यादा इसको बढ़ावा मिला, और इसीलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 7,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे ये, जो मेमोरियल्स बनाए गए थे जगह जगह, यहाँ और नोएडा में मिला करके। अब आप सोच सकते हैं 7,500 करोड़ में का जो 1% है वो 750 करोड़ हुआ। तो सोचिए जरा क्या हालत है, कितना स्केल क्या है। तो इसमें जो है ये लोग जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है, और इतनी रफ्तार से ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं हर स्तर पे, अफसर के लेवल पे, मंत्री के लेवल पे, कैबिनेट के लेवल पे, मुख्यमंत्री के लेवल पे, इतनी तेज किया जाता है क्योंकि सबको मालूम है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। और प्रोजेक्ट देखने में इतना खूबसूरत और सुंदर होता है, भव्य होता है, कि बाद में उसको डिफेंड करने के लिए कहा जाता है कि साहब देखिए हम तो अपने इसके लिए बना रहे हैं। मायावती जी हमेशा यही कहती थी कि भाई नेहरू और गांधी के लिए तमाम जमीनें अलॉट हो गई दिल्ली में, उनके समाधि के लिए भी, तो हमने अगर बनवा दिया अम्बेडकर के नाम पे एक, तो क्या बुराई है। तो उसका आर्ग्यूमेंट इस तरह के दिया जाता है जिसका आप जवाब विरोध ना कर पाए। वैसे ही इनके टाइम में, मुलायम सिंह अखिलेश के टाइम में हुआ। अब आप देखिए एक प्रोजेक्ट की, जहां तक इसका सवाल है, लखनऊ में लोक भवन बना है जिसमें मुख्यमंत्री का कार्यालय, सबसे भव्य बिल्डिंग, एक जो पुराना विधानसभा था उससे मैचिंग सामने बनाई गई। ये बिल्डिंग 603 करोड़ की बनी। इसकी प्लानिंग मायावती ने करी, लेकिन मायावती उसे बनवाने में कामयाब नहीं हुई। अखिलेश यादव ने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, और अखिलेश यादव और उनके चाचा, बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन उसको भोग रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इतनी कमियां हैं उसमें, इतनी ज्यादा कमियां हैं, लेकिन आज तक सरकार ने न तो उसमें कोई जांच बैठा ली। कहने को बहुत कुछ कहा जाता है। यूपी का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, 800 करोड़ की बिल्डिंग है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इस तरीके की बिल्डिंग नहीं होगी, सिग्नेचर बिल्डिंग कहा जाता है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग 1700 करोड़ की है। और सब में हमेशा यही आरोप लगा कि साहब इसमें कुछ ना कुछ, लेकिन कभी भी कोई, और जिसमें जांच बैठा ली जाती है, जैसे पांडे जी ने कहा, पकड़े जाते हैं छोटे भैये, जेल वही जाते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो उसमें शामिल रहते हैं, असली घोटाला पूरा क्रिएट करने में, उनका कुछ नहीं, उनका बाल बाका नहीं होता। यही वजह है कि बार बार ऐसे घोटाले, नई नई सरकारें आती हैं, नए नए तरीके ईजाद होते हैं, और लग्जरी का जवाब नहीं है। ऐसी ऐसी मतलब बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा वो नहीं बनाएगा इस तरीके की बिल्डिंग जैसी हमारे उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है, और जिसकी जरूरत नहीं होती है। अब ये मुख्यमंत्री के ऑलरेडी 3 ऑफिसेस थे, एक पूरी बिल्डिंग बना दी गई, उसमें धीमे धीमे वो शिफ्ट हो रहा, मतलब जो रिमेनिंग बिल्डिंग्स हैं उनमें बैठने के लिए कमरे खाली हैं। नीड की वजह से नहीं बनाए जाते, ऑब्जेक्टिव ही कुछ और होता है। यही दुर्भाग्य नहीं, ये तो बहुत कॉमन है इस उत्तर प्रदेश में। सत्ता के गलियारों में ये बात कही जाती है कि अधिकारी आते हैं और वो नई सरकार के जो भी मुखिया या जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनको बताते हैं कि सरकार फलाना काम शुरू करा दिया जाए, इतना बड़ा काम है, इतने अरब का बजट होगा, तो इसमें इतने % तो मिनिमम है ही है, और बाकी का तो आसान, बाकी जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। और यही शायद वजह है कि ब्यूरोक्रेसी और जो सत्ता है उसका एक खास तरह का तालमेल बनता है, और
वो तालमेल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। आम जनता सिर्फ देखती रहती है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इसमें फायदा लेने वाले लोग हैं, सत्ता किसी की हो, वो तमाम राजनीतिक दलों के होते हैं। जैसे अभी रिवर फ्रंट वाले मामले में एक बीजेपी के विधायक के वहां भी छापा पड़ा है, एक कांग्रेस के पदाधिकारी के वहां भी छापा पड़ा है, एक बीजेपी के बड़े नेता के रिश्तेदार के घर में भी छापा पड़ा है। यानी कि सत्तारूढ़ दल के हों या न हो, आप जो भ्रष्टाचार की रकम है उसमें हिस्सेदारी आप की तय है। आप कितना कट दे सकते हैं, बड़े नेताओं और मंत्रियों और बाकी लोगों की कितनी जेब भर सकते हैं, उसी से आपकी हिस्सेदारी तय है। एसपी सिंह साहब, आप हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे और जो इस समय ये सरकार आई थी, जब तो ये कहा गया था कि ये सरकार भ्रष्ट नहीं है, और अभी भी ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कम से कम बहुत समय के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार से बहुत दूर है। लेकिन हमारी जानकारी है कि आपने इस सरकार के कार्यकाल में भी कुछ मामलों में भ्रष्टाचार की बात को उजागर करने की हिम्मत की है, आप कुछ मामलों को सामने लाए हैं। आप क्या मानते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सत्ता चलाने वाले दल हैं, उनका भ्रष्टाचार से चोली दामन का साथ हो गया है? अब निर्माणों के जरिए, बड़ी बड़ी परियोजनाओं के जरिए, स्मारकों के जरिए, इस तरह की बड़ी खरीदों के जरिए भ्रष्टाचार करना और जनता के पैसे को अपनी जेब में डालना, क्या उत्तर प्रदेश की जो सत्ता चलाने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका एक तरह का उन्होंने अपना अधिकार समझ लिया इसको? देखिए, मैं अपने आप को सीमित रखता हूं उसमें गोमती रिवर फ्रंट पे। बहुत मजेदार प्रकरण है ये, और अभी तक वो पर्सपेक्टिव आना चाहिए, कभी आया नहीं। मैं पर्सपेक्टिव देता हूं आपको। 2015 में शुरू हुई योजना, 2017 में जांच बैठा दी गई, एफआईआर दर्ज हो गई। एक एफआईआर अभी हाल में दर्ज हुई 2 जुलाई को, 189 लोगों के खिलाफ दर्ज होगी। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, उसमें एक फ्रेंच कंपनी भी है जिसके साथ 55 लाख यूरो डॉलर का एक समझौता हुआ। फ्रांस की सरकार किसी और भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, तो यहां भी एक फ्रांस की कंपनी इसमें आ गई है जो सीबीआई के नेट में आ गई है। सो वो एरो उसका नाम ऐसा ही है, एक्वेटिक शो इंटरनेशनल करके, जिसको फाउंटेन बनाना था, एक कलर्ड फाउंटेन, और उसमें वो हो रहा था, वो भी है, वो एंगल भी एक है इसमें। साथ में बात ये करता हूं मैं, इसकी टाइमिंग पे जाइए आप। जो फाइल लगभग लाल बस्ते में बंद हो गई थी, लगभग बंद हो गई थी, सब मान बैठे थे कि इसमें कुछ होना नहीं है, उसको दोबारा शुरू कर दिया गया। क्यों? चुनाव आ रहा है ना पास में, सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं ना, चाचा भतीजे में मेल होने की संभावना लग रही है, ये भी लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। और अब मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं। अभी अखिलेश यादव ने कहा मैं जुलाई से चुनाव प्रचार आरंभ कर रहा हूं, तो जुलाई में ही जांच आ गई। प्रचार मत शुरू करना, जांच बैठी है सामने आपके। और मैं हमेशा चुनौती दिया करता हूं, देखिए ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं है, ना जांच होनी है, ना इसमें कोई जेल जाना है। चुटभैया जैसे शरद ने कहा, पांडे साहब ने कहा, पकड़े जाएंगे, जेल चले जाएंगे, मैटर विद एंड। कुछ लोग जेल में रहेंगे, जमानत होगी, छोटा मोटा होता रहेगा। नेता बड़े कभी बहुत मुश्किल से कभी कभी जेल जाते हैं, और इक्का दुक्का नेता जेल जाते हैं। मैं कहता हूं सीबीआई को भारत सरकार, सीबीआई एक हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि भारत सरकार उसका दुरुपयोग करना बंद करे। क्योंकि सीबीआई को अब जो बड़े नेता हैं वो हेड ऑन लेने लगे, और जिसने भी हेड ऑन लिया है सीबीआई की जांच को, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे जगन रेड्डी है, चाहे स्टालिन है, चाहे केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मनीष सिसोदिया है, चाहे अरविंद केजरीवाल है, जिसने भी हेड ऑन लिया है उसकी विजय हुई है। मैं सचेत कर रहा हूं यहां, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस रिवर फ्रंट की जांच से डरने की आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? ये अखिलेश यादव को जेल भेज देंगे, शिवपाल सिंह को जेल भेज देंगे। जिस दिन जेल जाएंगे उसी दिन अंत हो जाएगा बीजेपी का। भेज कर देखेंगे। लिए मैं आगाह करता हूं कि पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए ऐसी एजेंसीज को ख्याल में रखना चाहिए कि आप क्या तमाशा करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रांस की सरकार को डराना है आपको, तो यहाँ फ्रांस की कंपनी जिससे कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है, केवल समझौता हुआ है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है उसमें। ये 55 लाख यूरो डॉलर का एक समझौता हुआ है एक्वाटिका शो इंटरनेशनल के साथ में, फ्रांस की कंपनी है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसका नाम उसमें आ गया क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट को डील करना है। ये जो हथकंडेबाजी है ना, ये केवल सीबीआई, अब सीबीआई के लोग भी खुद परेशान हो गए होंगे, तो उनको भी लगता होगा यार क्या तमाशा है, फिर सवाल चालू कर दिया इन लोगों ने, फिर हमें वहीं लिया, ये खड़ा कर दिया।
उस दोराहे पे, उस क्रॉस रोड पे फिर खड़ा कर दिया। क्या करें, करें ना करें? जब कहते हैं शुरू कर दो, शुरू करना पड़ता है, जब कहते हैं बंद कर दो, बंद करना पड़ता है। क्या तमाशा है? उनको रीढ़ की हड्डी सीधा करना पड़ेगा। वहां पे तो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ना, और नामी ग्रामी पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। उनको सोचना चाहिए कि तमाशा बंद होना चाहिए। क्या बिगाड़ लेंगे पॉलिटिशियन आपका? सीबीआई से हटा देंगे ना आपको, सीबीआई में ले आएंगे आपको, इतना ही करेंगे। रहेगा तो आईपीएस ऑफिसर ही वहां पे। ये तमाशागिरी खत्म होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं, मेरी तो बड़े बड़े लोगों से बात होती है, आजकल तो बहुत ज्यादा ही हो रही है। बड़े बड़े लोग मुझे, संघ के लोग, बीजेपी के लोग भी कहते हैं, किसकी रुचि है मंदिर बनाने में? अरे बनता रहेगा मंदिर, क्यों जल्दी पड़ी है? 1.5 साल हुआ है, नींव भी नहीं पड़ी है अभी तो। कंस्ट्रक्शन होने को 1.5 साल पड़ा है, और नहीं बनेगा 10 साल तक, ऐसे ही चलेगा ये। किसकी रुचि है? रुचि क्या है? हमें तो स्वाभिमान की चिंता है, हिंदू स्वाभिमान की। छाती पे चढ़ के लेना है हमको तो। हमें मंदिर, अरे किसका, भगवान के मंदिर में रहते हैं, ईंटों के मंदिर में? यही कहते हैं बड़े बड़े तमाम ऐसे लोग जिनको आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इनसे बात होती है। अरे दिल में रहते हैं राम, तो राम को ईंटों में रहते हैं क्या? हमारे लिए मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अस्मिता का प्रश्न है, हिंदू अस्मिता। बड़े कन्वर्जन हुए हैं, ये परेशानी हुई है। आप समझिए बात को। लेकिन देश थक चुका है, जनता जान चुकी है सबको। आज भी जनता समझेगी। तो हम जैसे, आप जैसे लोग बताएंगे कि ये पॉलिटिसाइजेशन है, ये पॉलिटिकल ट्रिक है, और इससे थक चुके हैं लोग, बोरिंग हो गए। ये सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग अब देश के अंदर बोरिंग है, ये अब कंटेंट विहीन है। अब इसको कितना ही आप चढ़ाते रहिए इसमें। देखिए, आप, मैं थोड़ा सा जब बोलता हूं तो मेरे थोड़ा स्पष्ट अलग मत होता है। कंटेंट विहीन है ये, इसमें कुछ नहीं होना है। इसमें हिम्मत नहीं है सरकार की कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह को गिरफ्तार कर ले। करके दिखाइए गिरफ्तारी, मैं चुनौती है सरकार को। बिल्कुल, जिस तरह से मामला सीबीआई के पास है, और सीबीआई ने जो शुरुआती एफआईआर की और जो दूसरी एफआईआर है, उसमें भी संकेत बिल्कुल साफ है कि जो मुख्यमंत्री या सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव या अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ किसी भी तरह की कोई अभी तक मामला दर्ज नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ये, चाहे वो स्मारक घोटाला हो, चाहे ये रिवर फ्रंट घोटाला हो, दोनों घोटालों में जो जांच है, वो जांच कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू हुई है। सीबीआई की जांच के आदेश जरूर सरकारों ने दिए हैं, लेकिन निर्देश अदालतों का रहा है। अब एसपी सिंह साहब ने जो बात कही कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, बड़े लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। क्या सीबी पांडे साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, क्या वाकई में इस तरह के मामलों में जो न्यायपालिका है, वो भी, उसके पास भी सीमित ऑप्शन है, उसके पास, उसका दायरा भी बहुत सीमित है? और क्या जो सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग की बात है, उस दुरुपयोग की वजह से बड़े लोगों के खिलाफ मामले नहीं बन पाते हैं? आपका क्या नजरिया है इस बारे में? कोर्ट के पास तो सीमित पावर नहीं, बहुत एक्सट्रीम पावर है। इसलिए एक्सट्रीम पावर है कि इन्वेस्टिगेशन में ठीक है, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करेगी। वो ये इंटरफेयर नहीं करेगी किसको मुलजिम बनाइए, किसको ना बनाइए, कैसे क्या करिए, वो एविडेंस कलेक्ट करने का उसका क्षेत्र है। लेकिन मॉनिटरिंग करने का पावर सीबीआई को है, वो कोर्ट को है। तमाम आप देखते हैं इंपॉर्टेंट मामलों में, जैसे हवाला जैसे मामला था, आपको याद होगा कि हवाला जैसा मामला इसलिए लाइमलाइट में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में खुद मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के लिए जब मॉनिटर करने लगता है तो डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन के आने लगते हैं, और फिर देखता है कि इसमें ये लोग हैं, इनको आपने क्या एविडेंस कलेक्ट किया, आप कितना एविडेंस नहीं कलेक्ट किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर सीबीआई कोर्ट मॉनिटर नहीं किया होता सुप्रीम कोर्ट में, तो हवाला वाले में इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन का 54-55 पॉलिटिशियन का देश भर के कभी नाम आ सकता था क्या उसमें? सीबीआई उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रैंक तक लोगों को नाम आया जी। उसी तरह कोर्टें क्या करती हैं कि वो आदेश कर देती है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मॉनिटर नहीं करती। जो बड़े बड़े घोटाले का मतलब आर्थिक घोटाले, बाकी साथ सीबीआई में जो क्रिमिनल मैटर है उसमें आप मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो एविडेंस जाके और उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो आर्थिक घोटाले जैसे कि 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये तो कुछ मामले हैं जो कि स्टेट एक्सचेकर से बहुत बड़ा लॉस होता है। उसको अगर आपने लूट लिया तो बहुत बड़ा लॉस हुआ ना। तो इस तरह के जो हेवी अमाउंट के जो आर्थिक मामले हैं उसमें कोर्ट को मॉनिटर करने में क्या लगता है? कोर्ट को तो बस डेट लगा देनी है, इस डेट में आप प्रोग्रेस बताइए, इस डेट में क्या प्रोग्रेस हुआ, इस डेट में क्या प्रोग्रेस,
और उसमें आया कि आपने इनके खिलाफ क्या, कितने कितने लोगों के खिलाफ आपने एविडेंस क्लेयरेंस किया, इनके खिलाफ आपने क्यों नहीं किया, इनके खिलाफ मुझे एविडेंस आई। जब वो कोर्ट को एविडेंस जब देना पड़ेगा ना, और ये पावर मजिस्ट्रेट को भी है, ये पावर जो मॉनिटर करने का पावर है, मान लीजिए हाईकोर्ट छोड़िए, ये मजिस्ट्रेट को भी पावर सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है कि वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग कराएगा। लेकिन जब कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने अगर किसी मामले में ऑर्डर दिया है तो हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है कि बड़े बड़े मामलों में मॉनिटर करें। और मॉनिटर जब करेंगे तो जैसे एसपी साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल लोग, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन जब कोर्ट मॉनिटर करेगी तो सीबीआई के सामने ऑप्शन भी नहीं रह जाएगा कि वो पिक एंड चूज करके लोगों को गिरफ्तार करे। फिर तो उन्हें गिरफ्तार करना ही है जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा, क्योंकि तुरंत कोर्ट कहेगी कि इनको आपने इस एविडेंस पर गिरफ्तार किया, तो इनके खिलाफ आपने क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की, इनके यहाँ क्यों नहीं छापा मारा। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन का छापा पड़ जाना ही उनके लिए गिरफ्तारी के बराबर है। अब आप जैसे अचानक आपने जगह पर छापा मार दिया, छोटे छोटे लोग, इसमें एक भी क्या बड़ा आदमी नहीं इन्वॉल्व है जिसमें कि आप छापा मार। तो इस तरह से जो कोर्ट की मॉनिटरिंग न करने का एडवांटेज लेके सीबीआई वाले मनमानी करते हैं, और सीबीआई वाले मनमानी करके जो पॉलिटिशियन के सहारे इशारे पर जिनको कन्वीनियंस होता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं। और ये सीबीआई ने, देखिए, पूरी बड़ा भारी इंस्टीट्यूशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, और इसकी इंडिपेंडेंस इन्वेस्टिगेशन लेवल पे किसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीबीआई ने कि सीबीआई अपनी खुद इज्जत घटा रही है। अब सीबीआई अपनी इज्जत बता रही है तो वही उसी तरह लोग कहने लेंगे कि जैसे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एजेंसी है उसी तरह सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे शरद जी, हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक बाबू सिंह कुशवाहा थे मायावती की सरकार के वक्त, और एक जो जमीनों के और खनिज के मामले के मंत्री थे शिवपाल सिंह, मुलायम सिंह यादव की सरकार के टाइम में। इन दो लोगों के अलावा किसी मंत्री या किसी बड़े इस स्तर के किसी अधिकारी के खिलाफ हमने भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। क्या आपको लगता है सीबीआई की भूमिका सीमित होती जा रही है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी सांकेतिक जैसी दिखाई देती है सरकार के जो प्रयास है? सीबीआई, गोविंद, देखिए सीबीआई का जो हालत रही है वो पिछले कई वर्षों में उसको धीमे धीमे इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाने लगा, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट जिसकी बैठती है, वो जब से उन्होंने शुरू किया तब से ये सिलसिला चालू है, और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसका मिसयूज जो है वो बढ़ता जा रहा है कि भाई जब आप एक दफे गलत काम करते हैं, उसमें सक्सेस मिल जाती है, तो जाहिर है अगली पार्टी आती है वो बोलती है और, फिर तो उसके बाद कोई और पार्टी बोलती है और। तो वही वजह है कि आज सीबीआई एक टूल हो गया है, और धीमे धीमे उसकी विश्वसनीयता पे नेचुरली कम होती जा रही है। तो ये जो तरीका हो गया है कि देखिए सीबीआई भी केसेस क्लोज नहीं करती, इस तरीके के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस क्लोज नहीं होते हैं, वो केस चलते हैं, चलते रहते हैं, खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, जिससे जब भी जरूरत पड़े गवर्नमेंट ऑफ द डे को, उस दिन वो शिकंजा कस देती है। वही हो रहा है अभी भी। जो एसपी सिंह साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि टाइमिंग इसका जो है वो उससे जाहिर होता है, उससे शक पैदा होता है कि टाइमिंग ऐसी है कि इलेक्शन, इसके पीछे उद्देश्य कुछ और है। अभी तक आप देखते रहे अखिलेश यादव घर से निकलते नहीं थे, मायावती कुछ बोलती नहीं थी, यही समझा जाता था कि सीबीआई और ईडी का डर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का से डरा रखा है, इस वजह से लोग अब शांत बैठे हैं। अब इलेक्शन आ गया, अब तो निकलना ही है। मायावती तक कुछ बोलने लगी है, जबकि उनको कहा जाता है कि भाई वो तो बीजेपी से के बिल्कुल लाइन पे आ गई हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो निकलना शुरू किया था, तो ये उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, कोई भी मान लेगा इस बात को कि इसीलिए किया जा रहा है। नहीं, अब बिल्कुल चाहे अंकुश लगाने की बात हो, इसके लिए किया जा रहा हो, लेकिन जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनमें कार्रवाई हो। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो सीखों के पीछे जाए। एसपी सिंह साहब, जिस तरह से बातचीत में ये बात निकल के आई है कि सीबीआई भी एक टूल की तरह से है, और अब ऐसे जो भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, सैकड़ों करोड़ का जो भ्रष्टाचार है, उसमें जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती या बड़ी मछलियां बच जाती है। क्या कोई और विकल्प है जनता के पास इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए? कोई और विकल्प बचा है? बहुत संक्षेप में। देखिए, लोकतंत्र में केवल एक विकल्प है परिवर्तन का, वो तख्ता पलटेंगे।
यही पावर है जनता के पास। जनता के पास कहाँ जांच नहीं कर सकती है। और देखिए, जो पांडे साहब ने कहा कि कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, कितने केसेस में करोगे आप? जब हमाम में सभी नंगे हैं तो किस किस की करोगे आप? कोई सरकार ये तो कह नहीं सकती दूध की धुली है। सभी सरकारें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार, जनता के पास तो एक ही मौका है। जनता का यह है कि अभी ठीक है, आपसे भरोसा किया था कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्या इस सरकार में कम है भ्रष्टाचार? इस सरकार के कितने मामले अब उजागर हुए, कितने मामले और उजागर होंगे, निरंतर हो रहे हैं। तो ये सरकार, आने वाली सरकार की, इनकी हम जांच कराएंगे। ये कहते थे पुरानी की जांच कराएंगे, इन्होंने कोई जांच कर नहीं कराई, तमाम प्रकरण। तो ये जनता के पास एक ही विकल्प है। मैं हमेशा वही कहता हूं, इसलिए हम जनता के पास जाते हैं, जनता के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जनता, अगर तुम नहीं मानोगे हम तुमको बदल देंगे, ये संकेत देना है। तो अब ये अगर समझते हैं कि हम इतने प्रचंड बहुमत से आए हैं और हम कुछ भी कर लें मनमाली, सीबीआई का दुरुपयोग कर लें, भ्रष्टाचार कर लें, आप बदले नहीं जाएंगे, आप भी बदलेंगे, ये जनता को दिखाना है। बिल्कुल, आपने एक तरह से जो बात कही वो जनता की जो ताकत है वो सबसे बड़ी है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, मायावती की सरकार भ्रष्ट थी, जनता ने उसको बदला। अखिलेश यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जनता ने उसको बदला। और अब बीजेपी की सरकार आई, जनता उसके बारे में भी अपना निर्णय बनाने लगी है कि उससे क्या करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता बदल तो देती है, मगर जो नई सरकार आती है जिससे वो अपेक्षा करती है कि ये बेहतर करेगी, वो भी उसी तरह से भ्रष्टाचार करती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में ये लगता है कि जनता के पास विशेषाधिकार तो है, लेकिन वो विशेषाधिकार भी बहुत सीमित है, और सत्ता प्रतिष्ठान उसका दुरुपयोग करना, उनका वो ये मान के चलते हैं कि उनका ये विशेषाधिकार है, सत्ता में आने के बाद वो जैसे चाहे वैसे भ्रष्टाचार करें। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो भ्रष्टाचार का घुन हमारे समाज को, हमारे लोकतंत्र को इस तरह से डसता जा रहा है, इस तरह से उसको खत्म करता जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई कैसी हो, लड़ाई कहाँ से शुरू हो, छोटे छोटे समूहों से शुरू हो। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तो बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो अगर पूरे समाज में एकजुटता बने और उसके खिलाफ आवाज उठे तो शायद कहीं अपने जो निष्कर्षों तक पहुंचेगी। और हम उत्तर प्रदेश में भी जो बड़े लोग, जिनको मुख्यमंत्री जैसे पदों पर हमने देखा है, उनको भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाते हुए हम लोग देख पाएंगे। तो शायद ये बहुत कम से कम जिस जनता का पैसा लूटा गया उस जनता के लिए राहत की बात होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। एसपी सिंह साहब, आपका धन्यवाद, आपको कहीं जाना है शायद। और सीबी पांडे साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुमूल्य वक्त हमको दिया। शरद जी, आपका भी धन्यवाद। और इसके साथ हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी सुझाव, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक जो मुहिम हमने शुरू की है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की, सत्ता के जो दुरुपयोग का होता है उसके खिलाफ लड़ाई की, और आम जनता को मजबूत करने की जो लड़ाई हमने शुरू करने की कोशिश की है, वो लड़ाई मजबूत हो सके। इसी बात के साथ आप सबका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।